हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। गाइज 2023 में प्रीलिम से 18 क्वेश्चन आए थे असर्शन एंड रीजनिंग से। ओके 2023 में असर्शन एंड रीजनिंग से 18 क्वेश्चन आए थे। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको असर्शन एंड रीजनिंग एक सिंपल ट्रिक के साथ सॉल्व कैसे करते हैं। अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 2024 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बहुत ही मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि असर्शन एंड रीजनिंग को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक क्या है इसकी सॉल्व करने की। इसके बाद जितने भी 18 क्वेश्चंस आ रखे हैं 2023 में, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज एंड तक बनी रहेगा, आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगी कि असर्शन एंड रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। तो चलो समझते हैं कि असर्शन एंड रीजनिंग होता क्या है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज असर्शन एंड रीजनिंग? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो गाइज क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चंस आते हैं हमें। ये क्वेश्चन नंबर 64 है असर्शन एंड रीजनिंग का। ओके 2023 के प्रीलिम्स का। तो हमें क्या करते हैं, हमें दो स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 जो होता है वो हमारा असर्शन होता है। ओके स्टेटमेंट 1 वो मेरा असर्शन होता है और स्टेटमेंट 2 होता है मेरा रीजन होता है। ठीक है, रीजनिंग। तो वो पूछते हैं कि असर्शन एंड रीजनिंग बताओ। तो ऑप्शंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये असर्शन होता क्या है। असर्शन मतलब एक फैक्ट होता है जो कि ट्रू है, जो कि बिलीफ है कि जो ट्रू है। ओके उसको बोलते हैं असर्शन। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि अगर असर्शन और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों एक साथ जा रहे हैं या नहीं वो देखना है। तो चलो हम लोग थोड़ा पहले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं कि ऑप्शंस कैसे आता है। तो ऑप्शन ए आता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब असर्शन 1 भी ट्रू है और इसका जो रीजनिंग की स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, और ये दोनों एक साथ जा रहे हैं क्योंकि वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि उसका रीजन स्टेटमेंट 2 है। सेम ऑप्शन 2 क्या होता है, ऑप्शन 2 होता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। मतलब जो स्टेटमेंट 1 है जो कि अपना आपका असर्शन है वो राइट है, और आपका स्टेटमेंट 2 वो भी राइट है, अलग अलग राइट है। ठीक है, वो स्टेटमेंट को अगर मैं सेपरेटली देखूंगा तो वो राइट है, बट जब मैं उसको एक साथ लेके आ रहा हूं तो जो स्टेटमेंट 2 रीजन फॉर्म नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 के लिए। ओके गाइस चलो नेक्स्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मतलब बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सिंपल है, मतलब ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों के रिलेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। सी ओके सी हो गया। एंड डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगेन वो क्या कर रहा है, अलग अलग रिलेशन फॉर्म कर रहा है, बस बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 गलत है या 2 गलत है। ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कुछ बेसिक चीजें होती है आपको ट्रिक को कैसे सॉल्व, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा जो असर्शन रीजनिंग है कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो स्टेप 1 क्या है, इज असर्शन ट्रू। मतलब आपको एक सेपरेट स्टेटमेंट को देखना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, यह स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, जो कि हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। ओके आपको देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो स्टेप 2 देखना आपको ये रीजन ट्रू है या नहीं है। ये जो आपका सेकेंड ये स्टेटमेंट 2 है, आपको देखना है कि ये जो है सिर्फ स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट देखना है ट्रू है या नहीं है। अगर समझो कि मुझे आ गया कि माई स्टेटमेंट 1 इज ट्रू ओके एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगर समझो मुझे कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, मेरे नॉलेज से मुझे कुछ ऐसा मिल गया, तो आराम से मैं इसको क्या एलिमिनेट कर सकता हूं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। मैं ऑप्शन ए को हटा सकता हूं, देन ऑप्शन बी को भी हटा सकता हूं क्योंकि दोनों भी करेक्ट बोला है ना, और यहां पे एक फॉल्स है। फिर ऑप्शन सी को देखता हूं, यस ऑप्शन सी इज माई आंसर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके तो काफी इजी हो जाता है। अगर आपको दोनों में से एक भी स्टेटमेंट गलत मिल गए ना, आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा। सिंपल है गाइस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 और 2 में से देखना है कि इधर दोनों भी करेक्ट है या फिर दोनों में से एक फॉल्स है। ओके आपको ये देखो इसमें ना, और क्या होगा ना, आपको दोनों स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स नहीं मिलेगी क्योंकि कभी वैसा ऑप्शन बना ही नहीं है। ओके अब नेक्स्ट, व्हाट इफ सर अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब मेरा ऑप्शन सी चला गया, ऑप्शन डी चला गया। अगेन मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब मैं उसको देखो कैसे सॉल्व करूंगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को। तो जो मेरा स्टेटमेंट 1 होगा ना, जो भी मेरा असर्शन होगा ना, वो मैं उसको क्वेश्चन अज्यूम करूंगा, और जो मेरा स्टेटमेंट 2 होगा, ठीक है, वो मेरा बिकॉज से आंसर अज्यूम करूंगा। ठीक है
बिकॉज, मैं यहां पे बिकॉज लगाऊंगा। देखो कैसे पढ़ूंगा, द टेम्परेचर construct between continental and ocean is greater during summer than in winter because the specific heat of water is more than that of land। ये बन रहा है, ये एक ही स्टेटमेंट में जा रहा है दोनों। यहां पे देखो, यहां पे दोनों भी एक ही स्टेटमेंट में जा रहे हैं, सही बात है। तो अगर दोनों भी एक ही स्टेटमेंट में जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यस, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओके फॉर दिस स्टेटमेंट वन। दिख रहा है ना, यहां पे रिलेशन बिल्ड हो रहा है ना, टेम्परेचर का कॉन्टिनेंट का, ओशन का, तीनों का मिला के स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, ये ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता ही होगा होपफुली। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग 2023 में 18 क्वेश्चंस आ रखे हैं, 18 के 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग इसी ट्रिक के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है? सबसे पहले क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये सबसे पहले स्टेप वन क्या है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है पहले ये देख रहा है। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, हमारे पास ये यूरेनियम डिपॉजिट है और हमारा मोस्टली एनर्जी प्रोडक्शन कोल से ही तो आता है। ओके, स्टेटमेंट वन इज ट्रू। अब स्टेटमेंट टू, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे पहले यूपीएससी में जब भी नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वहां चौकन्ना हो जाना पड़ता है। अगर आपको कंफर्म पता है तो ही अब उसको नंबर्स को राइट करोगे, नहीं तो गलत करोगे। ठीक है, गलत करोगे मतलब उसको गलत अज्यूम करना है। बट यहां पे मुझे पता है, मैंने जब न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा था, तब मुझे पता था कि 2 से 3% ही एनरिच करना जरूरी होता है, 60% तक नहीं जाते। ये काफी बेसिक और कॉमन फैक्ट है। ठीक है, तो मुझे पता है कि यह आंसर तो गलत होगा, तो मेरी स्टेटमेंट क्या है? टू इज फॉल्स, तो मेरा 1 एंड बी तो नहीं होगा। अब देखो स्टेटमेंट 2 जो मेरी इनकरेक्ट है, तो यहां पे ही मुझे मिलेगी स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। सिंपल था, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्सोपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये देखो, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाती है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट तो मुझे पता नहीं है ट्रू या फॉल्स है, मैं उसको वैसे ही रखता हूं। मार्सोपियल कैन थ्राइव ओनली माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। अब अगर मैं मेरे लॉजिक से जाऊंगा कि मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटा देता हूं, तो यहां पे देखो दोनों स्टेटमेंट तो मैं हटा नहीं सकता, तो मुझे पता है कौन सी, तो एक स्टेटमेंट तो पक्का रॉन्ग है। ठीक है, अब मुझे देखो, अब मुझे बताओ कि हम लोग देखते हैं कि 1 और 2 दोनों भी एक साथ जा रहे हैं या नहीं। असर्शन, मार्सोपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया बिकॉज मार्सोपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडिटर्स। ठीक है, हमारे पास माउंटेन ग्रासलैंड है हिमालय की तरफ, ठीक है, थोड़ा बहुत। ओके, तो इंडिया में तो ये है, मतलब क्या हो रहा है, इंडिया में ये चीज है, मार्सोपियल कैन थ्राइव ओनली माउंटेन। तो असर्शन और रीजनिंग दोनों भी सेम नहीं जा रहे, तो मैं ऑप्शन ए और बी तो निकाल दिया। अब मुझे पता है कि दोनों में से एक कौन सा तो गलत है। अब दोनों में से कौन सा तो एक गलत है, तो मुझे देखना है कि ज्यादा एक्सट्रीम कौन सी है। अब यहां पे ये दिख रहा हो कि मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन्स विद नो प्रेडिटर्स। ऐसा कोई हो सकता है कि किसी भी जानवर का कोई प्रेडिटर ही नहीं हो सकता। ठीक है, लायन को छोड़ के, लायन को भी कोई ना कोई तो मार देता है। ठीक है, तो ये काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है कंपेयर टू स्टेटमेंट 1। तो मेरा सिंपल सा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, ये मार्सोपियल्स क्या होता है, ये कांगारू के फैमिली के ये होती है, स्पीशीज होती है, और ये ऑब्वियसली ये इंडिया में नहीं मिलते। ओके, और अगर आपको इतना भी आइडिया रहेगा ये कांगारू के फैमिली का, ये तो माउंटेन ग्रासलैंड में नहीं मिलेंगे वो, ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 मेरा गलत हो जाएगा। सिंपल था। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इकोनॉमी का है। स्टेटमेंट 1, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 बोला है कि जो भी मेरा इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम आ रहा है डिपॉजिट से, डिपॉजिट इन द इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नहीं, ये इंटरेस्ट एग्जाम क्यों करेंगे टैक्स से?
गवर्नमेंट ऐसी कोई बहुत ही रेयरली चीज में उसको टैक्स बेनिफिट टैक्स एग्जिम्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। गवर्नमेंट नहीं करेगा टैक्स एग्जिम्ट किसी को भी, ठीक है। देन तो मुझे ये स्टेटमेंट फॉल्स मिल गई। अब देखो, अब डायरेक्टली मुझे ये स्टेटमेंट फॉल्स मिल गई, तो अब तो मेरा पक्का ही है, ठीक है, मेरा पक्का है कि मेरा आंसर जो भी रहेगा आंसर डी होगा। बट स्टिल मैं आगे बढ़ता हूं। इन्वेस्टमेंट इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security act 2002। अब देखो, व्हाट इफ मेरी स्टेटमेंट ट्रू होती, जस्ट बिकॉज ये इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है इसके अंडर, इसका मतलब ये नहीं ना उसको डिविडेंड को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर ले जाएगा। तो मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक साथ नहीं जा रही है, तो ऑप्शन 1 तो मेरा वैसे भी नहीं होता। हाँ, ऑल्दो अगर वो अलग अलग होती पॉजिटिव तो अच्छी बात है, बट मुझे पता है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो मेरा आंसर विल बी डी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट एंड मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ओके, ठीक है, ये ट्रू है। मेनी सेंट्रल बैंक बोला है ना, थोड़ा जनरल हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रीम नहीं है। Central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices by monetary policy। अब देखो, ये मेरा स्टेटमेंट 1 है एंड ये मेरा स्टेटमेंट 2 है। अब मैं बोलता हूं इसको, यहां पे मैं बिकॉज लगा देता हूं। अब मैं एक साथ पढ़ता हूं। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स बिकॉज central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। yes, this is a true statement। ट्रू भी है और एक दूसरे के साथ भी जा रहे हैं। ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक ही करता है ना, और क्यों करते हैं, उनके पास पावर होती है वो चीज मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सारी चीजों को इन्फ्लेशन को वगैरह काउंटर करने की। तो ऑब्वियसली ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ओके गाइस, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, क्लियर है ये वाला स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट ट्रू है? हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है और हम लोग कार्बन मार्केट के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और काफी जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ एक्सट्रीम है ही नहीं। अब देखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि स्टेटमेंट 1 क्या है, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सही बात है, कुछ गलत नहीं है। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब देखो कैसे, ये इसमें रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, ये कैसे हो सकता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो। बोल रहा है कि कार्बन मार्केट आगे जाके बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मार्केट रिसोर्सेज ट्रांसफर करता है प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट को। अगर स्टेट के पास रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, तो क्या करेगा स्टेट, उसके ऊपर काम कर सकता है, वो रिसोर्सेज यूज करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो रिलेशन बन रहा है दोनों का। यस, देन रिलेशन बन रहा है बिकॉज कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ऑब्वियसली कैसे, टैक्स के बेनिफिट में, फिर उसके बाद नेगेटिव टैक्स भर लेता है, तो ये सारी चीजें, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, सिंपल है, बिकॉज लगाना बहुत जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट, इन इंडिया prisons are managed by state government with their own rules and regulation for the day-to-day administration for prison। This is a true statement। अगर आपने 2021 का पेपर अगर किया रहता अच्छे से, तो आपको पता है कि वहां पे प्रिजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आए थे और वहां पे बोला था कि प्रिजन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, मतलब प्रिजन के लिए रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, वहां से आपको पता चलेगा। देन स्टेटमेंट 2, बिकॉज इन इंडिया प्रिजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन एक्ट 1884। ओके, प्रिजन एक्ट 1894 से ही गवर्न करे, विच एक्सप्रेसली क्रेप्ट अ सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट क्यों करता है? क्यों? क्योंकि प्रिजन एक्ट 1894 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर था। सबसे पहले तो देखना कि ये स्टेटमेंट ट्रू या गलत है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, 1894 की बात हो रही है और वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया की, तब लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर कौन हैंडल करेगा?
लॉ एंड ऑर्डर ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तब की, ठीक है। तो वहां पे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इतनी बड़ी अथॉरिटी देगी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ऑब्वियसली ये प्रिजन एक्ट 1894 के अगेंस्ट टुवर्ड्स गवर्न कर रहा है, बट ये प्रिजन एक्ट 1894 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर ही होना चाहिए, ये बात मुझे कुछ जा नहीं रही है। ओके ओके, तो ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। तो आप अभी आपका ये कॉल ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है स्टेटमेंट 1 इज राइट, तो मैं ऑप्शन सी को निकाल देता हूं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो भी राइट है, नो डाउट वो भी राइट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होगी, ठीक है। बट ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होगी, बट वो प्रिजन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है क्या, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से मैं इसका आंसर लगा लूंगा, स्टेटमेंट विद इनकरेक्ट कर, सॉरी यस ये नहीं हटेगा ना, सॉरी गाइज ये हटेगा ना, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो मेरी ट्रू है, तो ये हटेगा, स्टेटमेंट 1 तो मेरी ट्रू है। तो इसके हिसाब से मैं आंसर लगाऊंगा मोस्टली सी लगाऊंगा, ठीक है। मे बी मैं यहां पे गलत हो सकता हूं, बट जब तक यूपीएससी के आंसर की आती नहीं है तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते, ये मेरा लॉजिक है, वैसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, द ट्रॉयल इन, सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखो सही है नहीं है, अलग अलग, द सॉइल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिक इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो रीच नहीं है डेफिशिएंट है, क्योंकि ये काफी बेसिक फैक्ट है, मुझे पता है डेफिशिएंट है, तो मेरे स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगी। अगर ये मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो मुझे आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपली ये हो जाएगा। आपको बस पता होना चाहिए स्टेटमेंट गलत है या रॉन्ग है, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टेम्परेचर, अच्छा ये तो हमने कर दिया था, इसका आंसर यही था, ये तो हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा इजी आता है, तो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट, सम जजमेंट बोला मतलब जनरल आ गया, दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 355 मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये थोड़ी जनरल स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट मैं उसको अज्यूम नहीं करता राइट है या फॉल्स है, थोड़ा सा मैं इसको होल्ड पे रखता हूं, मैं स्टेटमेंट 2 पढ़ता हूं। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता, डिफाइन क्या करता है, डिफाइन एक्ट करता है, पार्लियामेंट जो एक्ट बनाता है वो डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता। यूपीएससी ऐसे हर साल क्वेश्चन बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, तो ये गलत हो जाता है। तो मुझे पता है दिस इज माय फॉल्स स्टेटमेंट, अगर ये मेरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो मुझे आंसर सी आ जाएगा तुरंत, तो मुझे ये सारी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए मैं बोलता हूं असर्शन एंड रीजनिंग बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं जो बता रहा था कि बिकॉज क्यों लगाना है। अब देखो, इंडियाज पब्लिक सेक्टर, स्टेटमेंट 1, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. This is a true statement. इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर ऐसा ही है ना, क्यूरेटिव पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन प्रिवेंटिव, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट 2 देखो, अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच ऑफ हेल्थ डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द हेल्थ सर्विसेज। यस, जो हेल्थ आता है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो ये दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है, कुछ भी दोनों में एक्सट्रीम नहीं है, बट ये और ये एक साथ जा रही है क्या, बिकॉज लगा के मुझे एक साथ जा रही है क्या। हम लोग इंडिया में, ठीक है, क्यूरेटिव केयर पे फोकस करते हैं रादर देन प्रिवेंटिव, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ आता है, ये तो गलत बात है, ये तो क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर नहीं दे रहा है, ये गलत स्टेटमेंट हो रही है ना। मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों भी राइट है, बट वो सेपरेटली राइट है, वो एक साथ राइट नहीं है। ओके, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। क्लियर है गाइज? जस्ट बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ क्या आता है उसका मतलब ये नहीं ना कि वो सिर्फ क्यूरेटिव केयर करता है, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं हो सकते, ठीक है, बहुत कुछ भी हो सकता है। व्हाट इफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया तो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर मिल जाएगा, क्या गारंटी है?
ओके, तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 76, स्टेटमेंट वन। फॉर स्टेटमेंट वन, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। मतलब 25% से भी ज्यादा हम लोग पानी ग्राउंड वाटर निकालते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट नॉर्मल है, जनरल है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है इसमें। आगे देखते हैं स्टेटमेंट टू। इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन द टेरिटरी। अगर आपने बेसिक सी एग्रीकल्चर की रहेगी होगी, आपको पता होगा हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए इतना पानी नहीं निकालते, हम लोग ग्राउंड वाटर के लिए इतना पानी निकालते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो मुझे पता है कि ये मेरे स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी। तो मेरा आंसर बाय डिफॉल्ट, इसका आंसर मेरा सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, असर्शन एंड रीजनिंग कुछ टफ नहीं आते, आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टफ हो सकते हैं, तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्टेटमेंट वन, 7 अगस्त इंडिया डिक्लेयर हैज द हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, मुझे पता नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता। इट वॉज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। अब देखो हैंडलूम और स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो आपको अगर इतना भी अपने करंट अफेयर किया रहेगा तो वहां पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हैंडलूम डे 7 अगस्त को लॉन्च किया था। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे ट्रू है। अब बहुत बहुत कम चांसेस आपको एग्जाम में लगेगा कि नहीं ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 तो राइट है, 1 एंड 2 तो राइट है, बट ऑब्वियसली वो अलग नहीं होगा, ठीक है। अलग मतलब सेपरेटली राइट होगी, बट नहीं गाइस, इसका आंसर ए है कि 7 अगस्त डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे बिकॉज इट वॉज इन 1905 द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे, ठीक है। अगर ये भी आप थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री ठीक से करोगे ना, आपको ये दोनों डेट भी सेम मिलेगी, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन हो जाता है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फ्लैग कोड 2002। स्टेटमेंट वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज of the national flag of India is 600 mm into 400 mm, ठीक है। The ratio of the length of the ratio of the length to the height of the flag, it should be 3:1, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार इसमें से दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं या फिर एक ट्रू और एक फॉल्स हो सकता है। बट जहां तक मुझे पता है मेरा जो फ्लैग होता है वो रेक्टेंगल होता है, वो कभी स्क्वायर नहीं होता। तो रेक्टेंगल की वजह से ये स्टेटमेंट 2 मेरी ट्रू हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट 2 मेरी ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट सी में निकाल देता हूं। अब देखो, अब वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज, अगर हम इस लॉजिक से जाए कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड साइज है, उसमें से वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज है वो 600 mm इंटू 400 mm होगी, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? तो ये ट्रू हो सकता है, क्यों? क्योंकि 600 mm और 400 mm को अगर मैं देखूंगा, ठीक है, ये 2 3 और ये 3:2 ही रेशो आ जाएगा। बट नहीं गाइज, ये स्टेटमेंट गलत है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नहीं है, ओके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर मोस्टली क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ आप गलत कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक से तो ये नहीं होगा। आपको यहाँ के इसके लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन लॉजिक से होना जरूरी नहीं है, बट यहां तक मैं देख रहा हूं, मुझे 18 में से मैं 15 क्वेश्चन तो लॉजिक से आराम से निकाल रहा हूं, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड के 5 क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन डे, इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड on 26 November every year to promote constitutional values among citizens. This is a true statement. हमें पता है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, on 26 November 1949 the Constitutional Assembly of India set up the drafting committee under the chairman। देखो सेटअप बोला है, मुझे पता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, सेटअप तो उसको बहुत पहले हुआ था 1946 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के हो गया था, इसके वजह से हमने वो एनेक्ट किया था,
ओके इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट अगर मेरी फॉल्स है तो ऑब्वियसली मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर विल बी सी। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वन ऑफ द बोला है, ठीक है, वन ऑफ द बोला है मतलब कि मतलब 10 है, 10 में से एक है, तो ये काफी जनरल स्टेटमेंट हो जाती है। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट तो मेरी ट्रू है। अब देखो स्टेटमेंट 2, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब देखो सेकंड लार्जेस्ट, ये आ गया फैक्ट यहाँ पे फैक्ट। व्हाट इफ थर्ड लार्जेस्ट होगी, व्हाट इफ फोर्थ लार्जेस्ट होगी, व्हाट इफ सिक्स लार्जेस्ट होगी, पता नहीं ना हमें, बट यहाँ पे प्रॉपर फैक्ट दे रखा है कि सेकंड लार्जेस्ट ही है। जब भी आपको ऐसा फैक्ट आता है तो आप उसको फॉल्स कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकती स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है पहले तो, ठीक है। तो फिर यहां से इसका आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। जब भी फैक्ट आता है तो आप ऑब्वियसली उसको गलत कर लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये वाले क्वेश्चन को देखो, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा बट आप लॉजिक से निकाल सकते हो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 87। Consider the following statement. Recently, the United States of America USA and the EU has launched the Trade and Technology Council. ठीक है, जनरल है, बट मुझे पता नहीं कि इन दोनों ने लॉन्च किया नहीं है, वह फैक्ट है, इसको मैं होल्ड पे रखता हूं। अब देखो स्टेटमेंट 2, द यूएसए एंड यू क्लेम दैट द थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब देखो स्टेटमेंट 2 के वजह से स्टेटमेंट 1 का जो फैक्ट है वो मेरा यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 का जो फैक्ट है यहाँ पे वो मेरा ट्रू हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू में बोला है कि भाई उन्होंने ही लॉन्च किया हुआ है, तो यहाँ पे ये मेरी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब देखो, अब एक बात समझ लो, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बना रहे, क्यों? क्योंकि उनके अंडर फिजिकल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी टू अंडर देयर कंट्रोल, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग किसी के पास एक के पास कंट्रोल नहीं जाने देंगे, ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है कि नहीं, अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको कोई ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने किया होगा, बट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल उसको एनहांस करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इसी के लिए रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। बट अंडर देयर कंट्रोल, यहां तक ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना यहां तक ठीक है, बट अंडर देयर कंट्रोल रहना ये काफी गलत स्टेटमेंट है। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर सी हो जाएगा। अब देखो, इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो यहां पे आगे ना आ गया नंबर आ गया, मुझे नहीं पता कि 2.3% होगा, व्हाट इफ 3.5% होगा, व्हाट इफ 3% होगा, तो काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है नंबर जब आता है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 2 तो मेरी मैं उसको अज्यूम नहीं करता, अब मैं उसको वैसे ही रखता हूं, पहले मैं स्टेटमेंट 2 पढ़ लेता हूं। स्टेटमेंट 2, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। मैनी बोला है ना, मैनी मतलब कि बोला नहीं कि ओनली 10 कंपनी किया, 15 कंपनी, 20 कंपनी किया, उन्होंने बोला कि मैनी कंपनीज के लिए किया। तो मैनी, जब मैनी कंपनीज आ जाता है तो एक जनरल स्टेटमेंट आ जाए, इसकी वजह से ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ठीक है। अब अगर आप देखना भी लगोगे कि इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, बिकॉज मेनी कंपनीज ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, ये नहीं होगा। अगर यहां पे स्टेटमेंट देखो, अगर सबसे पहले तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कि इंडिया अकाउंट फॉर वन ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, इंडिया कम्स इन वन ऑफ द, जैसे वन ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, ओके। अगर ये ऐसा स्टेटमेंट बनता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट काफी ये हो जाता है, जनरल हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 भी मेरा ट्रू हो जाता है और मेरा ऑप्शन का ए हो जाता, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 88 हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ठीक है गाइज, लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ चलो, क्या है क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, इजराइल हैज एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट। देखो आगे ना गया सम, मतलब ये ट्रू हो गया, ये जनरल स्टेटमेंट हो गई। सम अरब स्टेट ऑब्वियसली बना ही होगा ना यार, इतना बड़ा अरब स्टेट है यार, एक ने तो बनाया होगा, ठीक है। देन
Arab peace initiative mediated by the Saudi Arabia was signed by the Israel and Arab League. Was signed by Israel and Arab League. अब देखो ये अगेन यहाँ पे फैक्ट हो जाता है भाई, सऊदी अरेबिया ही नहीं किया, सऊदी अरेबिया ही होगी क्या मीडिएटर? व्हाट इफ उसका कोई मीडिएटर होगा ही नहीं? ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया। अगर ये ऐसे फैक्ट हो गया तो मेरा आंसर यहाँ पे फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अगर ये छोड़ो, अगर ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू भी होती तो देखो, इजराइल हैव एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट बिकॉज द अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। अब मैटर नहीं करता ना कि वो सम अरब स्टेट के साथ पीस ट्रीटी इनिशिएटिव के बाद ही, व्हाट इफ उसके पहले कर सकता था? तो यहाँ पे अगर मैं बिकॉज लगाऊंगा तो मेरा ऑप्शन वर्थ ए तो नहीं हो रहा, अगर मैं दोनों को ट्रू अज्यूम कर रहा हूं। बट मुझे पता है कि स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। जस्ट बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा सी। ओके गाइस, थैंक यू। ये मैंने सारे 18 के 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। अगर ऐसे कुछ आपको और ट्रिक्स पता हो करनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, अगर और कुछ रहेगा तो आप मुझे बिल्कुल बोलना, मैं आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई तो वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस सो मच। और अगर कोई आपको कुछ और बोलना है कि सर वीडियो की क्वालिटी या फिर कुछ आवाज़ की क्वालिटी, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं काफ़ी तेज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक बार हिंट दे देना कि सर बहुत तेज़ हो रहा है, एक बार आप थोड़ा स्लो बताने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन।